So good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Today again we going to deal with computation of taxable income from capital gain. ठीक है, तो ये क्या है? मैं तुम लोग को एक बार फिर से बता देता हूं कि कैपिटल गेन की बात जो कर रहे हैं हम, हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये मृणाल करके कोई आया है, ये मृणाल माधवन, ये अपनी क्लास का है ना? यस सर। तो देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ये टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है। ठीक है, अगर कोई भी एसेट, ठीक है, विच इज होल्ड लेस देन 36 मंथ और 3 ईयर्स, तो वो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अगर वो मोर देन 3 ईयर्स और 36 मंथ, वो लॉन्ग टर्म। ठीक है, शेयर एंड सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स की बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, 12 मंथ्स। ठीक है, लेस देन 12 मंथ शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ इट्स लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है क्या, इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग जो होती है ना, वो 1 अप्रैल 2001 के बाद स्टार्ट। ठीक है, 1-2 की इंडेक्स नंबर जो है वो 100 है, 2019-20 की इंडेक्स नंबर 289। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डेट याद रखना है, 1 अप्रैल 2001 के बाद ही इंडेक्सिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है इंडेक्स नंबर भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वो हर साल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म की इंडेक्सिंग नहीं होती। ठीक है, लॉन्ग टर्म की इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? अमाउंट इनटू एसेट सोल्ड डिवाइड बाय करंट ईयर इन विच एसेट वर परचेज्ड। ठीक है, आपने जिस साल में परचेस यानी खरीदा था एसेट, ठीक है, उस साल के इंडेक्स नंबर को आप नीचे लिखोगे। ठीक है, और आप सोल्ड करते हो उसको ऊपर, तो इन जनरल अमाउंट इनटू 289, और आप ये देखोगे किस साल में आपने परचेस किया, उसका इंडेक्स नंबर लिख दोगे। यही है फॉर्मूला इंडेक्सिंग का। ठीक है, अब कुछ अंडर सेक्शन जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, आपको याद होगा अंडर सेक्शन 54 किससे रिलेटेड है? अंडर सेक्शन 54 अंडर सेक्शन 54 विच इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बताओ? अंडर सेक्शन 54 रिलेटेड विथ रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, वेरी गुड, किसी ने बताया। अंडर सेक्शन 54B, अंडर सेक्शन 54B। ठीक है, वेरी गुड, आप में से किसी ने बताया एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, अंडर सेक्शन 54D किससे रिलेटेड है? सही जवाब। आप में से किसी ने बताया कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है, और इसके बाद देखो ये जो है, इसमें थोड़ा सा अपने को ट्रिक यूज करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। 54 ए छोड़ के बी है, सी छोड़ के डी है। ठीक है, तो 54 हो गया, 54B हो गया, 54D हो गया, उसके बाद 54EC। ठीक है, ये भी आपका रिलेटेड किससे है? ये हर्ष अरोरा अपनी क्लास का है, हर्ष अरोरा। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो ये जो अंडर सेक्शन 54EC की हम बात कर रहे थे, वो बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और PFC लिमिटेड। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, ठीक है,
आज की डेट में जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, उसको ही गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि जो छोटे एरिया यानी रूरल एरिया को हम कहीं ना कहीं बड़े एरिया यानी शहरों से क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, ठीक है। उससे क्या होगा, बिजनेस इजी हो पाएगा, ठीक है। आपको पता है एक गुड्स को अगर फार्मर की बात करें तो वो अपने वेजिटेबल्स को वो रोड से ही वो गांव से निकाल के शहर में लाके बेचेगा और उसको जो प्राइस है वो अच्छा मिल सकेगा। तो कनेक्टिविटी जो है ना वो रूरल एरिया से जब बड़े शहरों की होगी तभी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एक्चुअल डेवलपमेंट तभी है जब छोटे शहर डेवलप करेंगे, ठीक है। मेट्रो सिटी तो ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है, वहां तो पैर रखने के लिए जमीन नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 54 EC हो गया, ठीक है। उसके बाद अंडर सेक्शन 54 EE है। 54 EE की बात करें तो यूनिट्स ऑफ नोटिफाइड फंड है। आप अगर सेंसेक्स वगैरह देखते होगे तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि अभी जो रेट्स वगैरह है ना वो काफी इंक्रीज यानी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें आज के न्यूज़पेपर में है रिलायंस को बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। तो इंश्योरेंस वगैरह जो है उसमें फायदा होता है, अच्छी बात है। उसके बाद अंडर सेक्शन 54F ये रिलेटेड है वन रेसिडेंशियल हाउस इन द इंडिया, ठीक है। इसमें देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रपोर्शनेट नेट कंसीडरेशन इन्वेस्टेड, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन भी कभी कभी 15 मार्क का पूछता है, उसमें से एक 54F है, ठीक है। अंडर सेक्शन 54G की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन अर्बन एरिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप का एरिया है इन जनरल, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। एक इन दोनों के बीच का सेमी रूरल और सेमी अर्बन भी है, लेकिन हम ब्रॉडली देयर आर टू एरियाज, ठीक है। तो ये जो जगह है वो अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन नॉन अर्बन एरिया और मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर सेक्शन 54GA, ठीक है। 54G व्हाट हैपेंड, 54GA और 54GB, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है। और लास्ट 54GB है इक्विटी शेयर्स। तो मैं ये आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि अगर ये अंडर सेक्शन को आप याद रखते हो तो ये चैप्टर बहुत इजीली बन जाएगा और ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए जैसा मैं बता रहा हूं बार बार आपको, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं बोल रहा था, वेरी गुड। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं कैपिटल गेन का। इसमें देखो क्या बता रहा है आपको, Y and Z formed a partnership firm in 2019, ठीक है, to carry on a business. Y contributes a building as his capital. He purchased the building in May 2004. अमाउंट बता रहा है 5,65,000, ठीक है। कोई आया था पर दिख नहीं रहा। 2004 में इसका रेट कितना था, 5,65,000 था, ठीक है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ कंट्रीब्यूट वाज 35 लाख, ठीक है। $35 lakh. However, the firm credited his capital account by 30 lakh, ठीक है। तो फेयर यानी आपको पता है किसी भी चीज का फेयर जो मार्केट वैल्यू ये 35 था, लेकिन उसके जो द फर्म क्रेडिटेड द कैपिटल अकाउंट ओनली 30 लाख है। तो ऑल्दो हम व्हिचएवर इज हायर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन को 30,000 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अरे कोई अप्लाई करता है, फिर मैं देखता हूँ तो दिखता नहीं, बड़ा मुश्किल है भाई, कैसा है। चलो तो compute the amount of capital gain, the cost inflation index for relevant year
2004 5 113 है, 1920 का हमको पता है 289, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के नाम क्या है? ये क्वेश्चन बनाते हैं अपन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। For the assessment year, for the assessment year 2020, ठीक है। Is it visible दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Particulars amount के ऊपर अब अगर रेट की बात करें, ठीक है, तो हम हमेशा whichever is higher rate, ठीक है। लेकिन देखो हम whichever higher rate तो लेंगे, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू बोल रहा है 35 लाख है, लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिटेड 30 लाख किया, तो हम जो 30 लाख रुपीस है उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि उतना ही पैसा है, ठीक है। तो लिखते हैं क्वेश्चन चालू करते हैं, सेल्स प्रोसीड्स, ठीक है। सेल्स प्रोसीड जो है उसके अकाउंट में 30 लाख रुपीस जो है वो क्रेडिटेड, ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भैया सर आपको कैसे पता चल रहा है कि इसकी इंडेक्सिंग करनी है। तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त दिखेगा कि ये जो है ना, ये 2004 में 5,65,000 इसका प्राइस था, और जब ये इसको उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता है कि करंट ईयर में हो रहा है, ठीक है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द डेट कंट्रीब्यूशन 35 लाख है, और द क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ 30 लाख, ठीक है। तो ये 3 साल से ज्यादा था, ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। तो आपने भैया खरीदा कितने में था? 3 लाख आ गया नहीं, 5,65,000, ठीक है, 5,65,000। करंट ईयर का इंडेक्स कितना है? 289। कौन सी ईयर में खरीदा था? 2004-5। उसका आपको दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में गिवन है 4-5 का जो इंडेक्स नंबर है वो 130, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर चला के बताइए कितना है। Sir, 14,45,000. 14,45,000, ठीक है। इसको माइनस करो इससे, 15,55,000. 15,55,000, इसका नाम है लॉन्ग टर्म टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। कैपिटल गेन में वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं रहता, ठीक है। इनिशियली मैं जो आपको बोल रहा था वो अगर थोड़ा सा याद है, क्योंकि कई बार आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको नोट डाउन करिए।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। If anyone having any problem while solving this question, then you should ask to me. देखो ये जो मैं आपको बोल रहा था ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसको जरूरत है थोड़ा सा याद करने की, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। जब आपको 2 to 4 टाइम ये रीड करोगे ना, देन यू कैन मग अप दिस थिंग, और इसको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ये आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लो, 2-3 बार पढ़ोगे ना तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। उसमें भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है क्या, 54 देन 54B 54D, ठीक है, फिर 54E है, E में भी देखो 54E भी है और डबल E है, ठीक है। सही बोल रहा हूँ क्या, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 54EC है, उसके बाद 54EE है, उसके बाद 54F है, 54G है, 54G है, G है, वो तो याद है, ठीक है। इतना याद करना है आप, ठीक है, और ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया क्या आप लोगों का? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इनमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बता रहा है मिस्टर पी, सॉरी मिस्टर एल provides the following data regarding his transaction for the sale of his residential house. कौन सा घर बेच रहा है? रेसिडेंशियल हाउस बेच रहा है ये, ठीक है। तो जैसे आपको ये लाइन दिखी रेसिडेंशियल हाउस, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि रेसिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 54 से रिलेटेड है, अंडर सेक्शन 54B एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। 54D लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो ऐसे आना चाहिए आपके, ठीक है। तो रेजिडेंशियल हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। क्या बोलता है, हाउस परचेज इन 2004-5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई भी चीज जो है ना वो असम्पशन से नहीं होगा, बिकॉज यू आर हैविंग यू नो स्पेसिफिक डेटा। 2004-5 में आपने इसको खरीदा था, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 9,04,000 गिवन थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये फोल्ड कब कर रहा है, नवंबर 2019। अब 4, 5 और 19 के बीच में मोर देन 36 मंथ और 3 ईयर है, आंसर मिला यस है। तो इससे अपने को समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Each student, each and every student, ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को रीड करके कि ये 4-5 में परचेज कर रहा है और सोल्ड कर रहा है नवंबर 2019 में। देखो 19-20 की जब आप बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ठीक है, 12 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो 19 का 9 मंथ और 20 का 3 मंथ्स आता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको 19-20 बोलते हैं। परचेज अनदर हाउस इन सितंबर 2019, देखो अब ये सोल्ड किया था नवंबर, ठीक है, और परचेज कर रहा है एक दूसरा घर सितंबर 2019, ठीक है। तो आप जब ये केस को पढ़ोगे ना 30 लाख रुपीस का, तो देखो यहाँ पे गिवन है और प्रिस्क्राइब्ड है। क्या प्रिस्क्राइब्ड है कि विदिन 1 ईयर बिफोर, 1 साल के पहले, या फिर 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर इन केस ऑफ परचेज। और अगर परचेज यानी खरीद रहे हो तो ट्रांसफर 2 ईयर के अंदर, और 3 ईयर आफ्टर ट्रांसफर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और अगर आप घर बना रहे हैं, ठीक है, तो 3 साल ये प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन अमाउंट। ये जो यूटिलाइजेशन अमाउंट है, आपने बेचा, आपको 60 लाख रुपए मिले,
ठीक है। 60 लाख रुपए में अगर कोई LTCG लगाएगा ना तो 18 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। जेब से अगर 100 रुपए गिरता है तो बड़ा दुख होता है, 18 लाख तो बहुत बड़ा है अमाउंट। तो उसको सेव करने का तरीका यही है कि आप या तो दूसरा घर खरीद लो, ठीक है, दूसरा घर खरीद लो, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्कीम में डाल दो ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें और आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में सब चीज का क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी अनफेयर एक्टिविटीज होती है, दैट्स व्हाई वो ट्रांजैक्शन का क्या मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। आपको कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट है 20,000, शायद 20,000 का लिमिट है, 20,000 से ज्यादा आप कैश नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट जो स्टेटमेंट है वो चेक किया जाएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे कैसे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आंसर होता है कि भैया 60 लाख रुपए कहाँ से आ गए, 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे हो, तो यू आर हैविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि नहीं सर, आई एम नॉट इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन यू नो दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, आई वाज सोल्ड माई लैंड, ठीक है, पर्टिकुलर इस ईयर में किए हैं और हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुआ है। क्योंकि आपको भी पता है कि जमीन का रेट जो है आज के डेट में बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। स्पेशली जब आपकी जमीन का यानी लैंड की लोकेशन अच्छी निकल जाती है, ठीक है, तो ये 60 लाख से भी ज्यादा पैसे आते हैं, ठीक है, करोड़ों भी आ सकते हैं। अगर वो घर बनाए तो फिर वो बहुत, इट्स नॉट एट ऑल बिग डील, ठीक है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गिवन है 45 का 113 और 1920 का 289, ठीक है। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। Computation of taxable income from capital gain, taxable income from capital gain of Mr. L. बॉडी असेसमेंट या सब ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सेल्स प्रोसीड कितनी आपने कितने में बेचा, 60 लाख, 60। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस खरीदा कितने में था आपने, 9,04,000। 9,04,000 इंटू आपका करंट ईयर का इंडेक्स कितना, 289, और कौन सी ईयर में खरीदा, 113। इसका इंडेक्स कितना है, 113, ठीक है। क्वेश्चन में दिख रहा है, चलिए कैलकुलेटर चलाएंगे। सर 23,12,000। 12,000, ठीक है। इसको माइनस करो, 36,88,000। 36,08,000, यस सर। ठीक है। अब देखो ये तो आपका कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें टैक्स की बात होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा, एग्जम्पशन। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा अंडर सेक्शन है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 F, yes sir. The cost of new residential house. ठीक है, तो ये न्यू रेसिडेंशियल हाउस कितने का है, 30 लाख, ठीक है। तो ये 30 लाख रुपीस आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 6,88,000, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, 36 लाख जो है
और यहाँ पे सिर्फ 66,88,000 ही टैक्सेबल, ठीक है। ये आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इसमें सर ये 30 लाख जो एग्जाम्प्ट हुआ है वो 3 इयर्स फॉरवर्ड वाला टाइम लिमिट है ना उसमें? हाँ 3 इयर्स फॉरवर्ड वाला पॉइंट है। Yes, मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। यस सर। अगर 1 साल के अंदर कब है, विद इन 1 ईयर बिफोर, विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर का केस है, आपको पता है कि जो बड़ी प्रॉपर्टी होती है तो ट्रांसफर करने में समय लगता है, आपको पता है। आपको रजिस्ट्री पता है, रजिस्ट्री? यस सर। जब हम किसी भी लैंड को परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई ओनर होता है, ठीक है। तो जब हम रजिस्ट्री करते हैं ना, तो वो 2 पार्टीज के बीच में ही ऑफर एक्सेप्टेंस होता है। क्या होता है उसमें, एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। वो जो प्रॉपर्टी है उसकी एक रेट होती है, देखो उसका भी अलग अलग चीज है। एक तो गवर्नमेंट रेट होता है, ठीक है, उससे कम में आप खरीदना और बेचना नहीं कर सकते, ठीक है, उससे ज्यादा में कर सकते हो। तो आप जिस प्रॉपर्टी को बेचते और खरीदते हो उसके हिसाब से उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगता है, ठीक है। उसका कैलकुलेशन है कुछ कि इतने % आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। और वो जो रिकॉर्ड होता है ना, वो गवर्नमेंट के पास होता है कि अब इस पर्टिकुलर पर्सन ने लैंड को बेच दिया है और इसने खरीद लिया। ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद वो जमीन आपका नहीं होता, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, नाम को ट्रांसफर करवाना पड़ता है। उसमें आपने वो जो जमीन खरीदा और उसमें स्टाम्प ड्यूटी जो लगी थी उसकी फोटोकॉपी को सबमिट करना पड़ता है। और वो जो लैंड नापने वाला जो पटवारी होता है ना, उसमें वो लिखता है, क्या लिखता है, उसकी रिपोर्ट लिखता है, ठीक है। और वो रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि हाँ ये भैया जमीन है, खाली है कि मकान बना हुआ है, जो भी इसका कंडीशन है, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है, आज की डेट में आपको पता है सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, लेस पेपर वर्क गवर्नमेंट बोल रही है। तो वहां पे वो जो नक्शा खसरा होता है, ठीक है, B1 फॉर्म वगैरह बोलते हैं उसको, ठीक है, उसमें फिर जो प्रॉपर्टी में आपका जो नाम है वो ट्रांसफर होता है। और मेन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर के लिए जो ऋण पुस्तिका होती है वो जो होती है वो नहीं बनती है, ठीक है। यस सर। ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, यही होता है, ठीक है। इसके बाद ही यू आर एक्चुअल ओनर ऑफ द पर्टिकुलर लैंड और पर्टिकुलर बिल्डिंग और पर्टिकुलर हाउस, ठीक है। यस सर। मतलब पहले रजिस्ट्री होगा, फिर ट्रांसफर होने के बाद ही ओनर बनते हैं कोई भी लैंड का। सही, बिल्कुल सही। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें भी 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। आपके पास पैसा है, आपने आज दे दिया तो कल ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो एक प्रोसेस के तहत आपको जाना पड़ता है, ठीक है। आप जो दुर्ग देखे हो, कचहरी दुर्ग में कचहरी देखा है आपने? सर सुना है। वाह, बिल्कुल सुनना नहीं है, देखना भी है, ठीक है। कोर्ट देखा है? कोर्ट, हाँ हाँ सर। कोर्ट इधर लेफ्ट साइड में, कचहरी इधर राइट साइड में, ठीक है। और वहां पर एक पेट्रोल पंप है, उसी के पीछे जो है ना वो रजिस्ट्री कार्यालय है, ठीक है। और अगर आपको कभी ऐसा मन करे कि मैं बहुत सारा नोट वगैरह देख के आऊं, तो कचहरी में घूमने चले आना। वहां पे लोग ना लाखों नहीं करोड़ों पकड़ के खड़े रहते हैं, BMW, ऑडी, सब बड़ी बड़ी पार्टी रहती है वहां। और ऐसे फटाफट गिनते रहेंगे, बहुत बड़ा बड़ा पार्टी आता है,
चौहान ग्रुप हो गया, अच्छे अच्छे बिल्डर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स आते हैं, ठीक है। तो Yes, ऐसा नहीं है, सभी लोग आते हैं, हर लेवल के लोग हैं, ठीक है। फार्मर लोग भी अपनी जमीन बेचते हैं, ठीक है। तो वहां पे मतलब आपको दिखेगा, पैसा दिखेगा बहुत सारा, ठीक है। yes, sir. और देखो ये सब चीजें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में इफेक्ट नहीं आएगा इसका, हमारे लाइफ में भी इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। अगर लैंड, आपको पता है ये कोरोना काल में ये लैंड का जो रेट है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और बैंक लोन भी थोड़ा सा रेट जो है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है। हम सबको कभी ना कभी घर बनाना है, फिर ये प्रोसेस से जाना है। सो ये सब बिल्कुल ऐसा हेजिटेट नहीं करना है कि अरे कोर्ट बड़ा वो हो गया, अरे कचहरी वो तो बदमाशों का इलाका है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वी Yes, शुड, नॉलेज इज पावर, वी ऑल आर हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, yes, sir. तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। Sir, done. ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू, हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, देखें, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो, एम आई विजिबल? यस सर। अरे ये क्लास कैसे हट गई पता नहीं। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। देखो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मिस्टर एक्स सेल्स एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन दिल्ली सिटी फॉर 58 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एग्रीकल्चर। जैसे हम एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं, हमको तुरंत हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि 54 रेसिडेंशियल हाउस, 54 बी एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। yes, वो अंडर सेक्शन 54 बी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड से, ठीक है। अब ये 58 लाख ऑन May 15, 2019 which was purchased by him in June 2004। ये खरीदे कब थे? 2004 में। कितने में? 11,30,000, 11,30,000 रुपए में। On 1st April 2020 he purchased agriculture land for ₹20 lakh and deposited ₹6 lakh on capital gain account in the State Bank of India in order to get exemption under section 54B, ठीक है। He purchased another agricultural land on 30th April 2021 for 5,50,000 by withdrawing from the capital gain deposited account in State Bank. The balance of amount left in capital gain deposit account in withdrawn in October 2021. Find out the taxable capital gain for the assessment year 2020, 21 and 2022, 23, ठीक है। The cost inflation indices are 2004-5 का 113 है और 19-20 का 289 है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये जो बेच रहा है ना वो कितने में बेच रहा है? 58 लाख में बेच, ठीक है। और इसने खरीदा कितने में था? 11,30,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो है 58 लाख रुपीस में बेच रहा है, 11,30,000 में खरीदा इसने, ठीक है। और he purchased agriculture land for 20 लाख, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। इसमें ना 2 साल का बना है, ठीक है। 2021 और 21, 22 बोल रहा था ये, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कॉस्ट कितनी थी? सेल्स प्रोसीड कितने का था? 58 लाख रुपीस का, 58 लाख, ठीक है। अब ये खरीदा कितने में था? 11,30,000। 11,30,000 में खरीदा है। 11,30,000 ईयर कौन सा है? सर 2000 जून। 2004 है शायद। 4 है। अच्छा, ये 4-5 का 130 नहीं है, ठीक है। यस चलिए कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है? सर 28,90,000। 28 लाख 90,000 90। अच्छा, ये माइनस करने से कितना आ रहा है? ये माइनस करने से कितना आ रहा है? सर 29,10,000। 29 लाख 29,10,000, सही है।
सही लिखा है ना मैंने? यस सर। चलिए अब ये जो एग्जेम्पशन है ना वो अंडर सेक्शन 54 कौन सा लग जाएगा? 54 बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। कितने का खरीद रहा है? सर 20 लाख। 20 लाख का खरीद रहा है, सही जवाब। और एक और चीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है? कैपिटल गेन स्कीम में डाल रहा है पैसा। कैपिटल गेन स्कीम कितना डाल रहा है? सर क्वेश्चन, तो अगर आप ये कैपिटल गेन में रखते हो और नया लेते हुए दोनों में ही आपको क्या मिलेगा? एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? सर 3,10,000। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में इसने क्या पूछा है? असेसमेंट ईयर 2021, 22, 23 का भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। For the assessment year 2000, यहाँ पे ना 2022, 23, ठीक है। असेसमेंट ईयर जो है ना वो यही पूछ रहा है, 22, 23 पूछ रहा है। 1, 2, 3 पर्टिकुलर्स अमाउंट के ऊपर, ठीक है। अब ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, इसमें ये जो 6 लाख रुपए रखा है ना ये, और ये क्या कर रहा है? ये देखो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ही परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड ऑन 30 अप्रैल 2021 माइनस परचेज न्यू लैंड। न्यू लैंड ये कौन सा है? एग्रीकल्चर। तो इसको 5,50,000 डिडक्ट होगा और 50,000 भी टैक्सेबल हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अगर लॉन्ग टर्म एसेट से कुछ पैसे मिलता है आपको, ठीक है, तो आप वो पूरे पैसे को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको पर्टिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक में एक न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इसके नाम से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसको मैं कैपिटल गेन फंड स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर कैपिटल गेन के नाम से स्पेसिफाई होता है और हम उसमें जो पैसे रखते हैं ना वो रिलेटेड विद कैपिटल गेन ही होता है और दूसरे पर्पस से रिलेटेड नहीं रखते, ठीक है। आपका सेविंग अकाउंट में भी वो अलग से आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको उसका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होगा। यू हैव टू डिस्क्लोज कि मैं ये जो पैसा रख रहा हूँ ना, ये मेरे पास पैसा कैपिटल गेन से आया है। वो भी कौन सा कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट।
सर ये दूसरे वाले का रेट नहीं पता है, इसलिए इसमें इंडेक्सिंग नहीं हुई है ना 22 23 में। ये शॉर्ट टर्म हो गया ना, इधर से इधर एक साल ही हुआ ना। यस सर, यस सर। आपको देखो ये भी देखोगे ना आप, तो यहाँ पे वो रीजन में आपको बताएगा, क्या बताएगा, ये एग्रीकल्चर लैंड बोलता है विद इन 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर। ठीक है, विद इन 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर। देखो यहाँ पे कितना बड़ा है, यहाँ पे छोटा होगा और वहां पे और छोटा होगा। ठीक है, यस सर। तो ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हो तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन आपको ना वो पैसे को यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे दूसरी प्रॉपर्टी बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका पैसा बचे भी और इन्वेस्ट भी हो, उसको बोलते हैं रीइन्वेस्टमेंट। ठीक है, कई बार क्या होता है, मेरी जॉब ट्रांसफरेबल है, मैं यहाँ से मध्य प्रदेश जाता हूँ, ठीक है, या फिर मध्य प्रदेश से यहाँ आता हूँ, तो कई बार आप जब जगहों को छोड़ते हो तो वहां की प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करते हो, तो आके आपको नई प्रॉपर्टी को लेना चाहिए। ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है, आप खरीद सकते हो। ठीक है, इवन जो ब्रोकरेज वगैरह देते हैं वो भी दे सकते हैं आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छी प्रॉपर्टी के डेफिनेटली वी हैव टू चार्ज। ठीक है, ब्रोकर लोग आजकल बहुत ज्यादा हो गए, तो बिना उनकी अच्छी प्रॉपर्टी की नहीं मिलती, तो उनका जो ब्रोकरेज होता है 2% 3% वो हम पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये कर लिया सबने। यस सर। चलो, ओके देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।